मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं विकास वीर सिंह त्यागी आज फिर एक नई क्लास के साथ आपके साथ फिर मुलाकात कर रहे हैं। तो आज हमारी नई क्लास आपको पीछे दिख रहा वेलकम इन माय क्लास। आपका इस खूबसूरत क्लास में हमारा बहुत खूबसूरत चैनल आपका नित्य क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो मैं विकास वीर सिंह त्यागी आपको साइंस के एक नए लेक्चर के साथ रूबरू करता हूँ। आप जुड़े रहेंगे तो आपका जो भी सब आप स्टूडेंट्स हैं सबका मैं स्वागत करता हूँ इस क्लास में। इसके बाद तो हम क्या पढ़ा रहे थे, हम पढ़ा रहे थे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय विकास वीर सिंह त्यागी सर के साथ। तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा था, जिसके मैंने बहुत टॉपिक आपके सामने कराए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन मैंने आपसे शेयर किया था। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपको बता दिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो जो टॉपिक मैंने आपको क्लियर कराए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो जो टॉपिक मैंने आपको बता दिए थे, आज उन्हीं के साथ एक नया टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने आपको आईयूपीएसी के बारे में बताया, हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया, हम सबने स्टडी की, एंजॉय किया और बताया था कि इन सब कंपाउंड्स को हम कैसे कैसे पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं। तो हमने इस सब के बारे में पढ़ने के बाद आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है। आईयूपीएसी के बाद, आईयूपीएसी पढ़ने के बाद आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है, जिसको आप सब एंजॉय करेंगे। आशा यही है कि आप सब समझेंगे और जानकारी लेंगे कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या तुम पढ़ने वाले हो, क्यों हम इन्हें पढ़ते हैं। मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सब जानेंगे कैसे, किन कंपाउंड्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़िए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो बहुत होते हैं सर। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। मेरे पास मार्कर है, थोड़ा ये स्पून पड़ी है आपके पास में। जैसे 3D क्या होती है, जिसको हम विजुअल देख सकते हैं। आप मुझे 3D देख रहे हैं क्योंकि मैं मोबाइल में दिख रहा हूं। आप 3D क्या मतलब, आप जिसकी 3 साइड देख सकते हैं वो 3D है, लेकिन आप मेरी बैक कभी नहीं देख सकते। 3D वो जिसकी एक साइड ये और एक अगली साइड, जिसकी हम 3 साइड दे सकते हैं। जैसा कि ये कंपाउंड है हमारा, ये आपके सामने रख दिया, ये कंपाउंड है, ये जो स्पून है हमारी आगे है और ये हमारा इस तरह से, ये इस तरह से कंपाउंड है। लेकिन जो कंपाउंड हमारे बीच में है, ये कंपाउंड तो हमें दिख रहे हैं क्योंकि ये वाला कंपाउंड हमें दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये स्पून भी दिख रही है, अगला वाला कंपाउंड भी दिख रहा है। क्या हमें पिछले वाला कंपाउंड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। उसको कैसे शो करेंगे? क्योंकि हमारा जो बोर्ड होता है वो 2D होता है, हम इस पे कभी 3D बना ही नहीं सकते। तो हम कैसे उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं, हमें यही समझना है कि इन्हें हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। वो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कैसे करते हैं, हम इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों 3D ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम कैसे बनाते हैं, 3D ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, 3D ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम जानते हैं। 3D ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, जैसे हमारा यानी कि CH4 है। अब CH4 की स्ट्रक्चर क्या है, यही होती है जो हम बना देते हैं। और ये तो हम इसलिए बना देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, हमें पता चल जाए कि स्ट्रक्चर की इस तरह की होती है। लेकिन अगर ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती होगी सर? ऐसी होती होगी जैसे आप समझ रहे हैं? नहीं होती ऐसी। ये हाइड्रोजन हमने यहाँ मान लिया, फिर हमारा हाइड्रोजन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो क्या जैसी आपने बनाई है ऐसी स्ट्रक्चर होती है। यदि हम इसको इधर से विजुअल करें, यदि हम इस कंपाउंड को इधर से आई करें, इधर से देखें, तो क्या हमारी वही बात समझ में आती है जो आप यहाँ इस कार्बन को यदि हम देखते हैं तो हमें सिर्फ ये वाला कार्बन दिखता है, नॉट ये वाला कार्बन, क्योंकि ये इसके बैक में आ गया है, इसके फ्रंट पे नहीं है। तो अब इन सब चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे उपाय, ऐसे टेक्निक्स जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, वो देख सकते हैं हम, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अब इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं।
हमारी थ्योरी गलत ना हो, चाहे हम गलत ना पढ़ाएं। बात सबसे बड़ी होती है, चाहे हम गलत ना पढ़ाएं, चाहे हम ना, गलत पढ़ाने से अच्छा है कि हम ना पढ़ें। तो हम अब 3D ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल 3D ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, 3D ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल समझ रहा। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, द 3 डायमेंशनल यानी कि 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ organic molecule, the 3D structure of organic molecule can be represented on paper। बात सवाल यही पैदा होता है हमारा, जो हमारी 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि CH4, ये C2H5, ये सब हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। इनकी हम 3D स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम पेपर पर, उसके बारे में हम जानकारी अब आपके सामने लाते हैं। आगे आपके बात समझ में आ रही है, ये मैं जान रहा हूं, क्योंकि अब किस चीज का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बाय यूजिंग solid by using solid कैसे बनाएंगे सॉलिड, ये इस तरह से लेंगे हम, ठीक है। ये हमने सोचा, आप बाय यूजिंग सॉलिड एंड डेस्ट और डेस्ट को हम कैसे बनाते हैं, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ये हमारा डेस्ट हो गया। ये तो हम क्या यूज करते हैं, बाय यूजिंग डैश्ड, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं वेज, क्या बोल सकते हैं, वेज फॉर्मूला, तब 3D मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 3D मीन्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो ये समझ में आ जाए, आपको क्लियर हो जाए बात। ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी shown on paper। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। मैंने कहा था, मैंने बताया था, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बताने की ये आपको कोशिश कर रहा हूं सर, प्यारे बच्चों, कि जो हमारे 3D मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे 3D ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ मॉलिक्यूल तो हमें क्लियर विजुअल होते हैं, लेकिन कुछ नहीं होते। किन्हें हम उन सब मॉलिक्यूल्स को ऐसा क्या करें ताकि उन सब मॉलिक्यूल्स को हम पढ़ सकें। उसके लिए हमने एक बात बताई थी कि कुछ मॉलिक्यूल्स पीछे होते हैं जो हमें नहीं दिख पाते, जो मॉलिक्यूल आगे हैं वो हमें शायद दिख पा रहे हैं, लेकिन क्या सब मॉलिक्यूल हमें दिख पाते हैं। कुछ आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है उन सब स्टूडेंट्स का। तो क्या सब बच्चे, सब हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिख पा रहे हैं, नहीं दिख पा रहे, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हम एक टेक्निक अपनाते हैं। वो टेक्निक आपके सामने ये है दोस्तों कि 3D ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, द 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंट ऑन पेपर। जब हम उनको पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम उनको पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यदि आपके थोड़ा सा आपको अब कई क्लास आपने ले ली है, तो हो सकता है कि आप बोर हो पा रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव क्लास को बनाने की कोशिश करिएगा। इसलिए मैं आपके सामने स्टार बना रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि आपको मोटिवेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मोटिवेट नहीं होंगे तो शायद हम अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकते। तो बाय यूजिंग हम 2 चीज का इस्तेमाल करेंगे। वो 2 चीज है, एक तो डैश है जो आपके सामने डैश दिखा था,
यानी कि इसको हम इस तरह से फिर मैं एक बार बना सकता हूं, एक तरफ से मोटा एक तरफ से पतला, वो डैश हम दिखाएंगे, और एक हमारा डैश, ये हमारा होता है बैच, एक डैश और एक बैच। अब हम इस डैश और बैच के बारे में ही जानकारी लेते हैं। डैश और बैच क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप समझेंगे डैश और बैच क्या होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं किस बात पर, हम सबसे पहले अब हम डालते हैं, एक तो हम सबसे पहले अपनी क्लास को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ स्टार लगा देते हैं, और स्टार के बाद आपका इस्तेमाल करते हैं, ये हम हेडिंग डालते हैं सॉलिड, अब हम सॉलिड, ये हम कलर लेंगे, ये सॉलिड, क्या लेंगे दोस्तों, सॉलिड, सॉलिड वेज बॉन्ड, सॉलिड वेज बॉन्ड, सॉलिड वेज बॉन्ड, हेडिंग सब लगाएंगे। सॉलिड वेज बॉन्ड होता क्या है, सॉलिड वेज बॉन्ड जानने के लिए सबसे पहले आप इसकी स्ट्रक्चर बना लेंगे, ये हमारी स्ट्रक्चर है, ठीक है दोस्तों, ये हमारी स्ट्रक्चर है, ये अगर हम बनाए तो ये हमारी स्ट्रक्चर होगी। इसके बारे में लिख लेंगे पहले कि सॉलिड वेज, सॉलिड वेज, सॉलिड वेज इज यूज्ड टू इंडिकेट अ बॉन्ड, इज यूज्ड टू इंडिकेट, is used to indicate a bond projecting, a bond projecting, a bond projecting, या हम इस बात को समझेंगे, प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। मतलब क्या है, मतलब ये है दोस्तों कि सॉलिड वेज का जो इस्तेमाल करते हैं हम इंडिकेट करते हैं किसको, बॉन्ड को, प्रोजेक्टिंग ऑन द किस प्लेन, पेपर के प्लेन पर, पेपर के प्लेन पर हम प्रोजेक्ट करने के लिए बॉन्ड को हम सॉलिड वेज का इस्तेमाल करते हैं। बात समझिए, और कैसे, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि इनफरंट, जब हम जहां से ऑब्जर्वर इस चीज को देख पा रहा हो, सी कर पा रहा हो, ये बात को समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, सॉलिड वेज का। सॉलिड वेज यानी कि सॉलिड वेज इज यूज्ड टू इंडिकेट अ बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जब जिस साइड से ऑब्जर्वर उस चीज को देख पा रहा है, समझ पा रहा है, वहां से हम उस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम होता है सॉलिड वेज। क्या होता है, सॉलिड वेज। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट आपका यहां रहा। ये तो आपने सॉलिड वेज के बारे में बात कर ली, और हम अब बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं स्टार का, दूसरे बार हम अपना कलर चूज करते हैं, और कलर हमारा ये रहा। अब बात करेंगे डैश वेज बॉन्ड, डैश वेज बॉन्ड, डैश वेज बॉन्ड, डैश वेज बॉन्ड किस तरह से हम लिखेंगे, यह बात समझ आ रही है। डैश वेज बॉन्ड को किस तरह से लिखते हैं इसके बारे में आप जानकारी लेंगे। डैश वेज बॉन्ड को, द डैश वेज बॉन्ड इज यूज्ड, द डैश वेज बॉन्ड इज यूज्ड, द डैश वेज बॉन्ड इज यूज्ड, the dash वेज bond is used to depict the bond, the depict the bond, depict the bond projecting out of, depict the bond out, projecting out of the projecting out of the plane, out of the plane, out of the plane
of the paper and away from the plane of the on the paper away from the observer, away from the observer, away from the observer. तो इसे हम कह सकते हैं बिहाइंड। क्या कह सकते हैं? बिहाइंड। ये हमारा डैश वेज हो चुका है आपके सामने, ये रहा, ठीक है। इसके बाद हमारा डैश वेज माने कि डैश वेज को हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, ये हमारा डैश वेज है। अगर आप क्लियर हो रहा हो तो ये हमारा डैश वेज हो गया। तो यार दोस्तों, हमारी बात आपके सामने ये थी, हम समझाना आपको ये चाह रहे हैं कि कार्बन्स के मॉलिक्यूल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स को हम कैसे बना सकते हैं। और ये तो हमारा डैश वेज हो गया, पहले हमारा सॉलिड वेज था। और इसके बाद एक नॉर्मल लाइन के बारे में और पढ़ लेते हैं। नॉर्मल लाइन बहुत जरूरी है जाननी। नॉर्मल लाइन क्या है? नॉर्मल बॉन्ड्स को इस्तेमाल जो करते हैं। अगला फिर हमारा वही, सबसे पहले स्टार, उसके बाद पाथ। तो नॉर्मल लाइन बॉन्ड, नॉर्मल लाइन बॉन्ड, नॉर्मल लाइन बॉन्ड क्या होता है दोस्तों? नॉर्मल लाइन बॉन्ड के जानने के लिए आप जरूर देखिएगा द लाइन बॉन्ड शो। So the line bond show that the atom is located, that the atom located on the same plane of paper, जो कि बहुत बड़ी, ये हमें थोड़ा सा विजुअल ये करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल बना देता हूं मैं, क्वेश्चन यही लिख देता हूँ। क्वेश्चन एक मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आपके पास भी शायद हो, तो क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम बता रहे हैं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये ले लेते हैं कि जिस तरह से हमारा एक मॉलिक्यूल तो ये होगा कार्बन का, और दूसरा हमारा मॉलिक्यूल कार्बन का ये रहा। इसे थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं, ये हमारा। तो इसमें आपको बताना है, यहां तो हमारा CH3 हो गया, और ये हमारा CH3 जो हो गया, ये हमारा इस तरह से हो गया। अब आप समझ गए होंगे CH3 को देख के कि ये क्या है? Br हो गया। ये हमारा H हो गया, ये ना। अब आपके सामने ये वाला, फिर हमारे पास वही केस हुआ जो हमने आपको अभी कराया था, ये हमारा Br हो गया। बात समझ में आ रही है ना? ये हमारा CH3 हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। हाँ, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसे बनेगा? हाइड्रोजन बात समझ में ये आनी चाहिए हमें दोस्तों। पढ़ा क्या रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसमें कोई सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। सर आज तो आप स्टार बहुत लगा रहे हैं। अरे स्टार इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको क्लास अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं ना, ऑर्गेनिक, बहुत बच्चे ये कहते हैं कि सर ऑर्गेनिक बहुत बोर है, लेकिन ऑर्गेनिक बोर नहीं है। यदि आप उसे थोड़ा सा अच्छा सा क्लू लेकर आप उसे डायरेक्ट पढ़ते रहें, लिंक बाई, वो लिंक मांगती है। ऑर्गेनिक हमेशा लिंक मांगती है, वो लिंक से चाहते हैं कि एक दूसरे से लिंक होकर के पढ़ सकते हैं। वैसे आप ऑर्गेनिक को पढ़ ही नहीं सकते। तो जब तक आप, मैंने स्टार्टिंग से इसकी लगभग 5-7वीं क्लास, 7-8वीं क्लास मैंने इसकी दे चुका हूँ, लेकिन मैं एक टॉपिक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ जहां आपको पढ़ना है। तो बात क्या है कि आपको नॉर्मल ये बताई थी मैंने, हमने बात कहां से करी थी? बात हमने यहां से करी थी आपकी, ये आपकी बात हमने यहां से हुई थी, द 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक 3D मतलब क्या है? बहुत से बच्चे यही कंफ्यूजन होता है, 3D क्या होता है? 3D क्या होता है? अरे 3D बच्चों वो होता है जैसे हम किसी की 2 साइड दे सकते हैं। 2D तो सब देख सकते हैं, लेकिन 3D कोई नहीं देख सकता। तो 3D का मतलब जिसकी हम 3 साइड
देख सके वो 3D होता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स तो मैंने एग्जांपल से बताया था कि ये तो आपको दिख रहा है, क्या इसके पीछे वाला मॉलिक्यूल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मैं आगे से दिख रहा हूँ, क्या मेरी बैक दिख रही है? अब मैं बैक हो जाता हूं तो मेरी बैक दिख रही है, आगे नहीं दिख रहा। तो इस बात को समझने के लिए आप क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था आपसे, ये हमने रफ करने एक बार थोड़ा क्लियर हो जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा, तो फिर मेरी थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी। इस टेंशन को कम करने का एक ही इस्तेमाल है, आप थोड़ा सा समझ लें, और समझना बहुत जरूरी है। समझे बिना तो आप करेंगे नहीं, वो तो श्योर है। होगा तभी जब आप समझ जाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्लियर करके बार बार बता रहा हूँ, इसलिए बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि आप मेरी क्लास को यही पढ़ें और यहीं पर समाप्त होनी चाहिए। अगर आप इसे घर भी जाकर के बार बार रिवाइज करेंगे तो फिर फायदा क्या रहेगा क्लास का। तो कहने का मतलब ये है कि 3D, अब ये रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 3D ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेशन। अब उनको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं ऑन पेपर पर, एक तो बाय यूजिंग सॉलिड एंड डैश बेस, दूसरा हम फॉर्मूला, और एक तो हम सॉलिड वेज का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम करते हैं डैश वेज का। सॉलिड आपके सामने ये रहा जो आपको दिख गया, डैश आपको मैंने ही बता दिया। तो सॉलिड का और वेज का, सॉलिड और डैश वेज का इस्तेमाल हम किसी भी मॉलिक्यूल को 3D रिप्रेजेंटेशन करने के लिए करते हैं अपने किसके ऊपर, हम अपने पेपर के ऊपर। क्योंकि हम दोस्तों, हम पढ़ा स्लाइड से रहे, आपको 3D दिख सकता है, लेकिन जब आप अपने मॉलिक्यूल्स को अपनी कॉपी पर लिखेंगे, पेपर पर लिखेंगे, वो आपका 3D नहीं हो सकता। श्योर हो, तैयार है? आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने सबसे पहले सॉलिड बेस लिया। हमने कहा सॉलिड बेस क्यों ले रहे हैं, सॉलिड बेस क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपके सामने हमने इस तरह हम सॉलिड बेस की पूरी एक हम स्ट्रक्चर फिर बना के दिखा सकते हैं आपको। जिस भी मॉलिक्यूल के आसपास इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आए, आप एकदम बिना हिचके और बिना खिंचके आप तुरंत बोल सकते हैं, सर ये बात गलत है, जो आपने बनाया है ये सॉलिड बेस बॉन्ड है। सॉलिड बेस बॉन्ड आप कब बताएंगे, जब आपको पता होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सॉलिड बेस है। तो सॉलिड बेस इज यूज्ड टू इंडिकेट द बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन से बाहर, यानी कि जो हमारी तरफ दिख रहा है, यानी कि ये जो मार्कर आपकी तरफ, इस मार्कर की अगला पोर्शन दिख रहा है, तो ये आपके दिख रहा होगा शायद, मैं थोड़ा टेक्निकल टीम बता सकती है, हाँ टेक्निकल सर ये दिख रहा होगा ना, हाँ बिल्कुल। तो ये वाली जो अगला पोर्शन आपके पास दिख रहा है, तो इसका मतलब ये अगला पोर्शन आपके पास दिख रहा है, तो इसका मतलब सॉलिड बेस है। लेकिन जो पिछला पोर्शन नहीं दिख रहा, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उस मॉलिक्यूल को यदि हम पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम डैश बेस से इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब जब हम इन फ्रंट ऑब्जर्वर, जब हम सॉलिड बेस का इस्तेमाल करते हैं, ये बात आपके क्लियर होनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आई सॉलिड बेस बॉन्ड की। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपने डैश बेस क्या है, डैश बेस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डैश बेस के बारे में जो बता रहे थे। द डैश बेस बॉन्ड इज यूज्ड टू इज द टैक्टिक द बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑन द पेपर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से अवे, यानी कि जो मैं आपको फ्रंट दिख रहा है लेकिन बैक नहीं दिख रही, जो बैक साइड है उसको इस्तेमाल, उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए आप करेंगे डैश का इस्तेमाल। बात समझ में आई ना? उसके लिए हम डैश का इस्तेमाल करेंगे, और डैश आपके सामने ये रहा, ये एक स्ट्रक्चर बना रखी है, आप चाहे तो ये दूसरी भी बना लीजिएगा और मुझे बता दिएगा, अगर कोई डाउट हो तो फिर मैं इसके बारे में और बता सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, सॉलिड बेस हो गया, डैश बेस हो गया, फिर उसके बाद हम आए थे एक नॉर्मल लाइन बताई थी। मैंने आपसे बताया था कि नॉर्मल लाइन क्या है, नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन बॉन्ड जो है, द लाइन बॉन्ड सो दैट द एटम लोकेटेड ऑन द सेम प्लेन, जब सब बॉन्ड, जो बॉन्ड ऑन प्लेन ले, हम पेपर के प्लेन पर लेते हैं, जो नॉर्मली हम बॉन्ड बनाते हैं, जैसे CH3 का CH4 का बनाते हैं, हमने बना लिया कार्बन को कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो जब हमने ये सिंपल ले लिया और प्लेन ले लिया बॉन्ड, तो हमने उसे कह दिया बॉन्ड लाइन, उसे हम बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो आगे और पीछे के बॉन्ड हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम सॉलिड बेस का इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे सामने एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल मैंने क्वेश्चन के रूप में दिया है, आपको बताना है इसमें जो ब्रोमीन है हमारा,
वो क्या है, वो फ्रंट है, फ्रंट पर है, ठीक है, या फिर हमारा बिहाइंड ऑब्जर्वर है, बिहाइंड है। तो इसमें आपको बताना है कि जो आपको ब्रोमीन दिख रहा है वो फ्रंट पर है या फिर, आप ये देखो, हमने कहा था कि ऑब्जर्वर किस फ्रंट पर कब होगा और बिहाइंड कौन सा होगा। हमने कहा डैश लाइन बिहाइंड में होती है, डैश लाइन वेज को हम बिहाइंड में इस्तेमाल करते हैं और सॉलिड लाइन को हम फ्रंट पे इस्तेमाल करते हैं, जैसा आपको दिखाया जा रहा है बिल्कुल ऐसा ही नॉर्मल लाइन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्या इतनी बात जितने बच्चों के समझ में आई है, क्या ये बात तो क्लियर हुई ना आप सभी के? आपको पता चल गया कि क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं, किस किस लाइन को हम नॉर्मल लाइन, पहले हमने सॉलिड वेज के बारे में बता दिया, उसके बाद हमने बता दिया किसके बारे में। अब हम बात करेंगे जो हमारे क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो हम करेंगे अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग लगाएंगे सब बच्चे, सब जिस जिसके समझ में आ रही है वो सब हेडिंग लगा लेंगे, हेडिंग लगा ले, स्टार मैंने बना लिया है। अब आगे आप तो क्या नहीं करेंगे, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड हिंदी वालों के लिए हम बोल सकते हैं, अगर हम फिर कहें कि स्टार का इस्तेमाल करके लिखें तो हम ऐसे इसको बोल सकते हैं, ये कि ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कार्बनिक, कार्बनिक यौगिकों का, यौगिकों का वर्गीकरण, जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं उनका हम वर्गीकरण करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और दो तरह पे करते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, दूसरा हमारा होता है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना के आधार पर, रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, और दूसरा हमारा होता है क्रियात्मक समूह के आधार पर, समूह के आधार पर, समूह के आधार पर। बात यहां, क्योंकि अब आपकी इसके बाद शायद बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, उसके लिए आज हम उसके वो भी क्लास हम आपको ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी क्लास होती है। उसके आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि इस क्लास में क्या है, हम आप तक हमने पढ़ा कि किसी भी ऑर्गेनिक, क्योंकि बात पूरी केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होनी है, कार्बनिक यौगिक के अंदर होनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो बात तो हम उससे जुड़े हुए कोई भी टॉपिक न छोड़ें, उस टॉपिक को न छोड़ें, इसलिए हम बात कर रहे हैं आपके सामने कि पहले हमने उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो आगे होते हैं और पीछे होते हैं, जो ऑब्जर्वर होते हैं, फ्रंट होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके कार्बन्स को, कंपाउंड्स को कैसे मैं एक बार फिर रिवीजन, क्योंकि इसको मैं लास्ट में अगर हम 2 मिनट रिवीजन करते हैं तो जो बच्चे बाद में जुड़ते हैं वो उनका फायदा हो जाता है, वो जरूर उस क्लास को पूरी को देख लेते हैं, समझ में आ जाता है। कहते हैं ना कि जब कोई भी कथा होती है तो पंडित कहते हैं यदि कोई प्रसाद ले लेता लास्ट में तो उसकी पूरी कथा का उसे लाभ मिल जाता है। तो इस क्लास का क्या लाभ होगा वो आप अंतिम में जरूर देखा करें। लास्ट की कोई भी बच्चा यदि क्लास ले रहा है वो अंतिम तक देखे, क्योंकि लास्ट में किसी भी कथा का प्रसाद होता है, इसी तरह किसी भी क्लास का प्रसाद उसके अंतिम क्लास में मिलता है। आप इसके लास्ट जरूर देखेंगे, क्योंकि लास्ट के बिना आप नहीं समझ पाएंगे। तो क्या है हमारी बात, ये हमारी बात चल रही थी, हमने बता दिया था कि जब हम ऑब्जर्वर फ्रंट पर देखते हैं किसी को तो वहां हम सॉलिड वेज का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा सॉलिड वेज है, ये हमारा सॉलिड वेज को इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता है।
दूसरा इंडिकेट करने के लिए दूसरा हमारा डैश बेस जो आपको बता दिया, ये हमारा डैश है। जब भी डैश मिल जाए, स्पेस में मिल जाए, तो हम समझ सकते हैं कि वो बिहाइंड की बात कर रहा है, वो ऑब्जर्व की बात कर रहा है। द डैश वेज बॉन्ड इज यूज्ड टू डिटेक्ट द बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन, ये आपके सामने बता दिया था। उसके बाद नॉर्मल, ये एग्जांपल से मैंने हर चीज को क्लियर करने की कोशिश की थी। ये हमारा डैश वेज है, ये तो हमारा डैश हो गया, ये हमारी सॉलिड लाइन हो गई और ये हमारी नॉर्मल लाइन हो गई। तो ये नॉर्मल और तीनों चीज हमें एक साथ मिल सकती हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड पीछे है, कौन सा बॉन्ड आगे की साइड है और कौन सा नॉर्मल लाइन पर है। इसके बाद हमने आगे बात की थी, अब हम उसी कार्बनिक यौगिक की, उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फिर बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब हम फिर क्लासिफिकेशन करेंगे और किस बेस पर करेंगे। तो पहले तो करेंगे हम बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर संरचना के आधार पर। दूसरा करेंगे बेस्ड ऑन द फंक्शनल, क्रियात्मक समूह के आधार पर। अब हम क्रियात्मक समूह के आधार पर क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको फंक्शनल ग्रुप और क्रियात्मक समूह के बारे में बहुत डिटेल में बता दिया था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं दोस्तों। मैंने कहा था किसी भी साइड चेन में, किसी भी कार्बन की स्ट्रेट चेन में कोई भी कंपाउंड आ सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आ सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं। तो उन फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हम डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर, सब जितने भी कंपाउंड है सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, उन सबकी स्ट्रक्चर को किस तरह से हम स्टडी करेंगे, किस तरह से हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। अब इस क्लास में तो हमने इतना ही बताया है, आपकी इस छोटी सी बहुत छोटी क्लास हुई है, लगभग 31-32 मिनट की क्लास हुई है, इतने में आप इतनी बात जाने हैं। लेकिन लास्ट में अगली क्लास में आपको सबसे पहले हम संरचना के आधार पर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड बताएंगे कि स्ट्रक्चर के आधार पर कैसे होते हैं। उसके बाद दूसरा क्रियात्मक समूह के आधार पर बताएंगे। तब तक आप एक काम करेंगे, अगली क्लास का इंतजार करेंगे और इस क्लास को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मैंने आपसे हर क्लास में एक बात बोलता हूं, क्योंकि हम हमारा मोटिवेशन क्या है, यदि हम आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारा मोटिवेशन सिर्फ इतना ही है, यदि आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और आप कमेंट करेंगे। मैंने कहा कि जो भी क्लास में आपको दे रहा हूं उसमें उससे संबंधित आपको कोई समस्या होती है, वही पुरानी बात, मेरी ईमेल आईडी तो आप दे सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है विकास त्यागी 502@gmail.com। इस पे आप कोई भी जुड़ा हुआ सवाल, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई सवाल और इनऑर्गेनिक से, यदि आप साइंस से रिलेटेड कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मैं आपके सवाल का सही समय पर सही जवाब दे सकूंगा। ठीक है दोस्तों, सब जब तक आप इस क्लास को बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे, अगर इसमें कोई इससे जुड़ी भी कोई समस्या आपको है, आपको समस्या समझ में नहीं आया, जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, आप तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है, तो आप मुझसे बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने अपनी क्लास को जो ऑफ किया है, आज मैंने अपनी क्लास को ऑफ किया है कि कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण क्या है और वो किसके आधार पर करना है। तो सबसे पहले हमारा बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर, क्रियात्मक समूह के आधार पर, बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप के। तो ये फंक्शनल ग्रुप के आधार पर, उनके आधार पर जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई है, आप इसको बार बार रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। अगर कोई डाउट हो तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जब तक, और इसके लिए हम लेते हैं विदाई, और आप, हो सकता है कि आप अपनी अगली क्लास के लिए इंतजार कर रहे हो। सर भी आ चुके हैं, आपकी नई क्लास स्टार्ट होने वाली है, तब तक आप इसे बार बार एंजॉय करिए। थैंक यू, खुदा हाफिज। वक्त हो चला है ब्रेक का।